आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरी अपनी लिखी हुई कहानी है और ये मेघालय की कैपिटल शिलोंग पर बेस्ड है। तो वेलकम एवरीबॉडी टू रहस्य फाइल्स, जहाँ मैं और मैं बोनी छोनी सुनाते हैं आपको एक नई डरावनी कहानी हर हफ्ते। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। शिलोंग में बारिश का मौसम बिल्कुल पुरानी यादों की तरह आता है। धीरे धीरे पहले पहाड़ों पर घने बादल जमा होने लगते हैं, फिर खासी पाइन ट्रीज के बीच से ठंडी हवा बहने लगती है और तब जाकर टिन की छतों पर पानी की पहली बूंदें पड़ती है और देखते ही देखते पूरा शहर एक सफेद धुंध की चादर में डूब जाता है। पथरीली दीवारों की सीलन बारिश में और गहरी नजर आने लगती हैं। सड़कें काली और चमकदार हो जाती हैं और जब बादल ज्यादा घने हो जाए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आधी अधूरी किसी साए की तरह लगती हैं, जैसे पूरा शहर बस धुंध में कहीं गुम सा हो गया हो। यहाँ बारिश के मौसम में नज़ारों के साथ साथ आवाज़ें भी बदलने लगती हैं। गाड़ियाँ पहले से धीमी चलने लगती हैं, चर्च की घंटियों की आवाज़ दूर तक गूंज जाती हैं और रास्ते के आवारा कुत्ते भी कुछ ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे कि उन्हें पता हो कि बारिश अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि कुछ और भी लेकर आ रहा हो। इसी शिलोंग में एक पुरानी पहाड़ी पर सेंट ओरेलियाज सीनियर स्कूल बना हुआ था, अंग्रेज़ों के ज़माने का स्कूल। दूर से देखने पर यह स्कूल किसी आम स्कूल जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। पूरा स्कूल पहाड़ के ढलानों के साथ अलग अलग लेवल्स पर बना हुआ था। स्कूल का मेन गेट एक पथरीली सड़क पर खुलता था और अंदर जाते ही सबसे पहले जूनियर ब्लॉक मिलता था। उसके ऊपर थी सीनियर क्लासरूम्स। वहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों को काई से ढकी पुरानी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी, तंग कॉरिडोर से गुजरना पड़ता था और एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाने के लिए बिल्डिंग्स के किनारे किनारे बने पतले रास्तों पर से होकर गुजरना पड़ता था। बारिश के दिनों में इन रास्तों पर हमेशा नमी बनी हुई होती थी और छतों के किनारों से पानी लगातार टपकता रहता था। ईस्टर्न साइड पर स्कूल का पुराना चैपल था और उसकी स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ अक्सर धुंध के पीछे धुंधली पड़ जाती थी। कैंपस के एक कोने में स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग खड़ी होती थी। स्कूल से ज़रा हटकर गेट के बाहर एक बूढ़ी औरत नीले टारपोलिन के नीचे क्वाई और चाय बेचती थी। थोड़ा नीचे जाते ही एक छोटी सी दुकान थी जहाँ बंस, किताबें, पेंसिल, पेन्स और काली रंग की छतरियाँ मिलती थी। साफ दिनों में स्कूल से नीचे लाइतुमक्रा की छतें दिख जाती थी। दूर पुलिस बाजार की तरफ ट्रैफिक धीरे धीरे रेंगता हुआ नजर आता और पहाड़ों के पीछे बादल फिर से जमा होने लगते, जैसे कि शिलोंग कभी भी दोबारा धुंध में छुप सकता हो। शिलोंग के ज़्यादातर पेरेंट्स के लिए सेंट ओरेलिया एक बेहद नामी और रिस्पेक्टेबल स्कूल था। वहाँ का डिसिप्लिन और चैपल की सुकून भरी असेंबलीज पूरे शहर में मशहूर थी। हर साल वहाँ के अच्छे बोर्ड रिजल्ट्स और शानदार एनुअल कॉन्सर्ट्स की धूम रहती थी। सबसे बड़ी बात, वहाँ के एडमिशन लिस्ट्स का एक अलग ही रुतबा था जिसके बारे में लोग बहुत ही फक्र से बात किया करते थे। लेकिन डॉक्टर रिशन लिंगडॉ के लिए सेंट ओरेलिया सिर्फ एक स्कूल नहीं, उनकी गुजरे हुए बचपन का आईना था। तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ बहुत ही अहम साल इसी कैंपस की ढलानों पर गुजारे थे। स्कूल ख़त्म होते ही वो इस शहर को और इसकी धुंध को पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ गए थे। पहले वो गुवाहाटी गए, फिर दिल्ली, पढ़ाई, काउंसलिंग वर्क, एडोलेसेंट बिहेवियर पर रिसर्च और लंबे सेमिनार्स के बीच वो इतना उलझ गए थे कि उन्हें लगने लगा था कि वो वाकई शिलोंग से बहुत दूर आ गए हैं। लगभग 20 साल बाद जब उनकी दोबारा मेघालय आने की बारी आई तो उनकी पहचान अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अब लोग उन्हें डॉक्टर रिशन लिंगडॉ के नाम से जानते थे, स्कूल काउंसलिंग और एडोलेसेंट बिहेवियर के एक माहिर स्पेशलिस्ट। जब रिशन सेंट ओरेलियाज के प्रिंसिपल बनकर इस कैंपस में वापस लौटे तो लोगों ने इसे होम कमिंग यानी घर वापसी का नाम दिया। पुराना स्टाफ बहुत खुश था कि अब उनका अपना ही एक बेहतरीन स्टूडेंट स्कूल की बागडोर संभालेगा। पेरेंट्स को भी उनकी क्वालिफिकेशंस पर पूरा भरोसा था और स्कूल के बच्चे भी उन्हें बहुत एडमायर करते थे। और रिशन को स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वो जानते थे कि बारिश के दिन कौन सी बसेस लेट आएंगी, बोर्ड एग्ज़ाम्स के करीब आते ही 12वीं कक्षा के बच्चे कैसे सीरियस और शांत हो जाएंगे, कौन से बच्चे अव्वल आएंगे, कौन सा बच्चा हमेशा क्लास के बाहर कान पकड़े दिखाई देगा, वगैरह वगैरह।
ऋषन उस स्कूल की रग रग से वाकिफ थे। टर्म का पहला महीना बिल्कुल आम गुजरा। बारिश आती जाती रही और स्कूल अपनी पुरानी रफ्तार में चलता रहा। कभी ग्राउंड गीली होने की वजह से मॉर्निंग असेंबली हॉल के अंदर करनी पड़ती, कभी जूनियर ब्लॉक के बच्चे बार बार डांट खाने के बाद भी कॉरिडोर्स में दौड़ते हुए नजर आते। मिसेस खार सिंह उन्हें रोकने की कोशिश करती और सर नोंग्रम हर दूसरे दिन कंप्लेन करते कि इतने ह्यूमिड वेदर में आंसर शीट संभालना भी मुश्किल हो गया है। लाइब्रेरी और रिकॉर्ड रूम की जिम्मेदारी पिछले 20 साल से मिसेस दासगुप्ता को दी गई थी। वो ऑफिस स्टाफ को बार बार समझाती कि पुराने फाइल्स को बैक वॉल के पास मत रखा करो, वहाँ की सीलन धीरे धीरे सारे कागजात खराब कर देती है। जिंदगी किसी भी पुराने स्कूल की तरह अपने जाने पहचाने लय में चल रही थी। फिर जुलाई के दूसरे हफ्ते में सीनियर सेक्शन में एक नई टेम्पररी टीचर ने ज्वाइन किया। उसका नाम था मिस नैना रॉय। सीनियर टीचर्स में से एक दिन किसी ने अचानक से रेजिग्नेशन दे दिया था, फैमिली रीजंस की वजह से। इसी के बाद कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने के लिए 32 साल की मिस नैना रॉय को अपॉइंट किया गया था। उनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक थे, रेफरेंसेस भी काफ़ी इम्प्रेसिव थे। वो धीमी आवाज़ में बात करती थी, सादगी से कपड़े पहनती और उनके बोलचाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे कि उन्हें कभी भी अपनी कोई भी बात दोबारा कहने की ज़रूरत ना पड़े। जिस सुबह उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया उस दिन सुबह से लगातार बारिश हुए जा रही थी। ऋषन ने उन्हें पहली बार अपने ऑफिस के बाहर के कॉरिडोर से देखा था। वो स्टाफ रूम की खिड़की के पास खड़ी थी। एक हाथ में काला छाता था और दूसरी हाथ में एक लेदर का सैचल। बाल हल्के भीगे हुए थे और उन्होंने एक ग्रे कलर की साड़ी पहनी थी। उनके आसपास टीचर्स टाइम टेबल चेंजेस और क्लासरूम अलॉटमेंट्स की बात कर रहे थे, लेकिन वो इन सब से हटकर अलग खड़ी थी। स्टाफ रूम के खिड़की से नीचे देख रही थी, जहाँ बारिश की वजह से मिट्टी का रंग और भी गहरा हो गया था। उन्हें पहली नज़र पर अगर देखो तो डरने जैसा कुछ नहीं था। वो बहुत खूबसूरत थी। उनकी आंखों में काफ़ी ठहराव था और मुस्कुराहट विनम्र। अगले ही दिन स्टूडेंट्स ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया था और हफ्ता ख़त्म होते होते टीचर्स भी उनके बारे में अच्छी बातें कर रहे थे। वेरी ग्रेसफुल, एक दोपहर स्टाफ रूम में मिसेस मार बेनियांग ने कहा। क्लास 11 भी उनकी क्लास में एकदम डिसिप्लिन्ड होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस, सर नोंग्रम ने कहा। क्या बात कर रहे हैं, फिर तो ये अपने आप में एक मिरेकल है, किसी और टीचर ने हंसते हुए कहा। सारे टीचर्स बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ऋषन भी ये सब सुनकर ज़रा ज़रा मुस्कुरा रहा था। मिस रॉय की क्लासेस बाकी टीचर्स से बहुत अलग थी। वो चिल्लाती नहीं थी, ब्लैक बोर्ड को एंडलेस नोट से नहीं भर देती थी। वो स्टूडेंट्स को ज़ोर ज़ोर से टेक्स्ट पढ़ने को कहती, उनकी राय मांगती और पोएम्स को अलग अलग इमेजरीज और अनुभवों से जोड़ने के लिए कहती। सीनियर स्टूडेंट्स जो अक्सर लिटरेचर सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ते थे, धीरे धीरे उनकी क्लास का इंतज़ार करने लगे। 12वीं कक्षा की एक लड़की उनके पास अपने एसेज लेकर जाने लगी। 10वीं कक्षा का एक लड़का जो यूजुअली थोड़ा कम बोलता था, क्लास में ज़ोर ज़ोर से टेक्स्ट पढ़ने लगा। और 11वीं कक्षा का एक बहुत ही ब्रिलियंट लेकिन थोड़ा विथड्रॉन सा स्टूडेंट एवन सीएम क्लासेस के बाद ओल्ड लाइब्रेरी में उनसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने लगा। ऋषन एवन को पहले से जानता था, क्योंकि वो उन स्टूडेंट्स में से था जो टीचर्स के गुड ग्रेसेस में रहते हैं। पढ़ने में अव्वल, कोई बदमाशी नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं, फुटबॉल में रुचि रखता था। वो लाइतुमक्रा के एक अच्छे परिवार से आता था। एवन लिटरेचर में अच्छा था और मैथमेटिक्स में अनएक्सपेक्टेडली वीक। सर नोंग्रम अक्सर मजाक में कहते थे कि ये लड़का इतना तेज़ है कि पोइट्री पे 5 पेज लिख सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त इक्वेशन को ऐसे देखता है जैसे कि उसने कोई पर्सनल धोखा कर दिया हो। मिस रॉय के ज्वाइन करने के बाद एवन धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले तो उसने स्कूल के बाद फुटबॉल खेलना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे असाइनमेंट्स भी लेट सबमिट करने लगा। और फिर मॉर्निंग असेंबली के दौरान ऋषन ने नोटिस किया कि एवन अब स्कूल हिम्स नहीं गाता था, बल्कि बाकी स्टूडेंट्स की तरह नीचे खड़ा होता था लाइन में, आंखें नीचे किए हुए। जब उसकी क्लास टीचर ने उसे प्रिंसिपल के ऑफिस भेजा तो वो चुपचाप अंदर आ गया और खड़ा हो गया, बैठा नहीं। सिट डाउन एवन, ऋषन ने कहा। ऑफिस की खिड़की के बाहर से अब भी बारिश की आवाज़ आ रही थी। एवन, क्या बात है, आजकल तुम्हारा स्कूल में ध्यान बहुत कम लगता है। घर में कोई प्रॉब्लम? नो सर। एनी गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम्स? नो सर। तो फिर बात क्या है?
एवन ने अपनी दोनों हथेलियों को धीरे धीरे आपस में रगड़ा, जबकि रूम में ठंड नहीं थी। आई जस्ट रियली फील टायर्ड सर। टायर्ड हाउ? पहली बार रिशन ने नोटिस किया कि एवन का चेहरा कितना पीला पड़ चुका था। वो बहुत ही कमज़ोर और बीमार लग रहा था। पता नहीं सर, एवन बस नीचे देखता रहा। रिशन ने स्टूडेंट्स को पहले भी उदास देखा था। डर, गुस्सा, एंजाइटी, लोनलीनेस, नमनेस, ये सब उसने अपने करियर में कई बार देखा था, लेकिन एवन को देखकर कुछ अलग लग रहा था। अगले कुछ दिनों में रिशन को ये बदलाव कुछ और स्टूडेंट्स में नज़र आने लगे। 12वीं कक्षा की एक लड़की जो हमेशा क्वायर में सोलोस गाने के लिए सबसे पहले वॉलंटियर करती थी, अब चुपचाप बैक रो में खड़ी रहती थी। 10वीं कक्षा का एक लड़का 2 पीरियड्स तक डेस्क पर सर रखकर बस सोता रहता। बहुत सारे पेरेंट्स स्कूल कॉल करने लगे कि उनके बच्चे स्ट्रेस के बहुत सारे सिम्टम्स शो कर रहे हैं। उनकी कंप्लेंट थी कि बच्चे ज़्यादा थके हुए लग रहे थे, ठीक से खाना नहीं खा रहे थे, वो रात को डरावने सपने देखकर उठ जाते। कुछ बच्चे तो ये भी कहते कि इनका पूरा शरीर बहुत भारी लग रहा है। टीचर्स के पास भी इन सारे कंप्लेंट्स का रामबाण था। आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, बच्चे रात को सोने की जगह फ़ोन पर बात करते हैं, वगैरह वगैरह। रिशन ने सबकी बात सुनी और वो सबकी बातों पर यकीन भी करना चाहता था कि शायद बच्चे या तो पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से या तो गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा ज़्यादा बीमार या थके हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब भी वो सीनियर ब्लॉक से गुजरते, उन्हें कई सारे चेंजेस बच्चों में दिखाई देते जिन्हें नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल था। जो स्टूडेंट्स पहले ग्रुप में खड़े रहते थे, अब अलग अलग कुछ गुमसुम से रहने लगे थे। बच्चों का हंसना बोलना भी बहुत कम हो गया था। और मिस नैना रॉय बिल्कुल पहले की तरह ही उसी ग्रेस के साथ स्कूल में पढ़ाती। वो बिल्कुल आराम से बात करती, कभी गुस्सा नहीं होती। इनफैक्ट वो धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगने लगी थी। 3 दिन बाद मॉर्निंग असेंबली के दौरान स्कूल के सारे स्टूडेंट्स ओल्ड असेंबली में जमा हुए, क्योंकि बारिश की वजह से ग्राउंड यूज़ करने लायक नहीं था। स्टूडेंट्स रोज़ में खड़े थे और क्वायर मॉर्निंग हिम्स गा रही थी। रिशन स्टेज के पास खड़े अपने ब्लू फोल्डर से मॉर्निंग अनाउंसमेंट्स पढ़ रहे थे। बीच में उनकी नज़र कॉरिडोर पर पड़ी। वहाँ मिस नैना रॉय खड़ी थी, बाकी टीचर्स से थोड़ा अलग हटकर। वो उस आर्च डोरवे के पास खड़ी थी जो सीनियर ब्लॉक की तरफ जाता था। उनके हाथ में वही काला छाता था और उनकी नज़र स्टूडेंट्स पर टिकी हुई थी। सब पर नहीं, पर कुछ पर। एवन सीएम फ्रंट से 3rd रो में खड़ा था। उसका सर हल्का झुका हुआ था। मिस रॉय एवन की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर 1 सेकंड के लिए हॉल की लाइट्स फ्लिकर हुई। हिम की आवाज़ जैसे बारिश में दबती चली गई और छत पर बारिश गिरने की आवाज़ थोड़ी और तेज़ हो गई। रिशन ने पहली बार उनका चेहरा साफ साफ देखा और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्होंने ये चेहरा पहले भी देखा था, लेकिन अभी नहीं, कई साल पहले इसी स्कूल में, इसी बारिश के मौसम में, लगभग 25 साल पहले, स्कूल के फाइनल बेल के बाद ओल्ड लाइब्रेरी के सामने खड़े हुए एक यंग टीचर, सहमी सी आवाज़, हल्की रंग की साड़ी, काले रंग का छाता, और उनके पास खड़ा था एक लड़का जिसका चेहरा कुछ नीचे झुका हुआ था। वो लड़का जिसे रिशन कभी अपना सबसे करीबी दोस्त कहते थे। उन्हें ये सारी बातें एक साथ ऐसे याद आईं कि रिशन 1 सेकंड के लिए बिल्कुल भूल गए कि वो कहाँ खड़े हैं। हिम ख़त्म हो चुकी थी। स्टूडेंट्स ने अब अपने हाथ नीचे कर लिए थे और अम्ब्रेला स्टैंड से अब भी बारिश का पानी धीरे धीरे नीचे टपक रहा था। मिस रॉय ने अचानक रिशन की तरफ देखा और दोनों की नज़रें कुछ सेकंड के लिए मिली। मिस रॉय ने फॉर्मली मुस्कुरा दिया, लेकिन रिशन मुस्कुराए नहीं। रिशन अपनी भवें से कोड़े कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे। कॉरिडोर में खड़ी वो औरत उन्हें उनके स्कूल के किसी टीचर की याद दिला रही थी। ये वही चेहरा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस टीचर को या तो अभी तक में रिटायर हो जाना चाहिए था या तो मर जाना चाहिए था। वो अब भी 32 साल की कैसी नज़र आ रही थी? रिशन ने सोचा ज़रूर, लेकिन उस दिन उन्होंने मिस नैना को अपने ऑफिस में नहीं बुलाया। असेंबली ख़त्म होने के बाद जब सारे स्टूडेंट्स धीरे धीरे अपने क्लास चले गए और असेंबली हॉल खाली हो गया, रिशन कुछ पल तक वहीं खड़े रहे। उनके हाथ में अब भी वो ब्लू फोल्डर था। रिशन के मन में इस सवाल ने घर कर लिया था, लेकिन ये सवाल पूछना मुमकिन नहीं था। आप एक औरत से कैसे पूछ सकते हो कि उसका चेहरा बिल्कुल उसी औरत की तरह कैसे है जो इस स्कूल में 25 साल पहले पढ़ाती थी? इसलिए रिशन चुपचाप अपने ऑफिस चले गए और उस खामोशी में एक पुरानी याद उन्हें धीरे धीरे वापस आने लगी। नील बर्मन,
ऋषन के स्कूल का बेस्ट फ्रेंड। 12वीं कक्षा में ऋषन और नील हमेशा साथ दिखाई देते, सेम बेंच पर बैठते, सेम टिफ़िन शेयर करते और स्कूल के बाद एक साथ घर लौटते। नील ज़्यादा बोलता नहीं था पर बहुत ही शार्प था। लिटरेचर में उसकी राइटिंग ऐसी होती थी कि टीचर्स उसकी तारीफ़ करते नहीं थकते। पर फाइनल ईयर में एक नई टेम्पररी इंग्लिश टीचर स्कूल में आई थी, मिस ईरा सेन। चेहरे में ठहराव, विनम्र आवाज़। वो हल्के रंग की साड़ियाँ पहनती थी और काले रंग का छाता कैरी करती थी, बिल्कुल मिस नैना रॉय की तरह। मिस सेन ने नील को नोटिस किया, उसकी राइटिंग्स की तारीफ़ की, क्लासेस के बाद उसे रुकने को कहा और पुरानी लाइब्रेरी में उसके लिए एक्स्ट्रा लेसन्स शुरू कर दिए। लेकिन कुछ हफ्तों के अंदर अंदर नील बदलने लगा था। पहले उसने फ़ुटबॉल खेलना बंद कर दिया था, फिर उसने धीरे धीरे लंच अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। क्लासेस में बिल्कुल खोया खोया सा रहने लगा और धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। हाथ पतले हो गए थे, आंखें अंदर धंस गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खाना खाना ही बंद कर दिया हो। सबको लगा कि बोर्ड्स का प्रेशर होगा। स्कूल ईयर ख़त्म हो गया और मिस सेन स्कूल छोड़कर चली गई। नील भी ऋषन की लाइफ से स्कूल के बाद धीरे धीरे दूर होता गया। पहले फ़ोन कॉल्स कम हो गए, फिर रिप्लाईज लेट होने लगे, फिर एक दिन उसने बात करना ही बंद कर दिया। सालों बाद ऋषन को पता चला कि नील 30 साल का होने से पहले ही गुजर गया था। जब उसने वजह पूछी तो उसे पता चला कि वो किसी रेयर बीमारी से गुजर गया था। उसकी फैमिली ने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, बस इतना कि वो बहुत कमज़ोर हो गया था और उसकी बॉडी धीरे धीरे फेल होने लगी थी। उस वक्त तो ऋषन ने ये बात चुपचाप मान ली थी, लेकिन अब एवन सीएम की कंडीशन को देखने के बाद उसे अपनी फ्रेंड नील की याद आ गई थी। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता था। एवन की आंखों में भी सेम थकान थी और कॉरिडोर में खड़ी मिस नैना रॉय का चेहरा बिल्कुल मिस ईरा सेन जैसा था। उस रात जब स्कूल की आखिरी बसेस जा चुकी थी और कॉरिडोर में सिर्फ बारिश की आवाज़ रह गई थी, तब ऋषन ने अपने डेस्क का बॉटम ड्रॉर खोला। अंदर पुरानी चाबियों का एक गुच्छा पड़ा था। रिकॉर्ड्स रूम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सबसे पुराने हिस्से में था, लाइब्रेरी वॉल के पीछे। और सेंट ओरेलिया में वापस आने के बाद पहली बार ऋषन को अपने ही स्कूल के इस दरवाजे को खोलने से डर लग रहा था। रिकॉर्ड्स रूम हमेशा लॉक्ड ही रहता था। यहाँ स्कूल की ऐसी चीज़ें मिलती थी जिन्हें कई सालों तक कोई हाथ नहीं लगाता था। पुराने रजिस्टर्स, टूटी हुई ट्रॉफीज़, एग्ज़ाम पेपर्स जिन्हें फेंकने की परमिशन किसी को नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये रिकॉर्ड्स रूम सेंट ओरेलिया के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में था, जहाँ कॉरिडोर्स धीरे धीरे तंग होने लगते थे और हवा थोड़ी ज़्यादा ठंडी महसूस होने लगती थी। कई अलग अलग चाबियाँ ट्राई करने के बाद फाइनली ताला एक खुरदरी मेटालिक क्लिक के साथ खुला। ऋषन ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर जाते ही लाइट ऑन कर दी। बाहर आसमान में बादल इतने तेज़ घिर आए थे कि पूरे स्कूल में अब अंधेरा छा गया था। ऋषन ने स्टाफ रजिस्टर से शुरू किया। हाल फिलहाल के सालों का रिकॉर्ड ढूंढना इजी था। मिस नैना रॉय की फाइल टेम्पररी अपॉइंटमेंट फोल्डर में रखी हुई थी। एप्लीकेशन फॉर्म्स, डिग्रीज, एक्सपीरियंस लेटर्स, आइडेंटिटी प्रूफ, पुलिस वेरिफिकेशन और टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिप्ड एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। ऋषन ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और मिस नैना रॉय की फ़ोटो का एक क्लियर फ़ोटो खींच लिया। फिर उन्होंने पुराने रजिस्टर्स खोलने शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने मिस ईरा सेन का नाम ढूंढना शुरू किया। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें 2000 का स्टाफ रजिस्टर मिला। उसमें क्लियरली लिखा था, मिस ईरा सेन, टेम्पररी इंग्लिश टीचर, जॉइंट जुलाई 1999, रिज़ाइंड मार्च 2000 और फॉरवर्डिंग एड्रेस बिल्कुल अनरीडेबल था। ऋषन ने उस पेज की भी फ़ोटो खींच ली। फिर उन्होंने साइड में रखा एक ब्राउन एनवेलप उठाया जिस पर लिखा था स्टाफ फोटोग्राफ्स 2000। अंदर कुछ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट्स थे और कुछ कलर फोटोग्राफ्स। टीचर्स चैपल के बाहर रोज़ में खड़े थे और बीच में खड़े थे फादर लॉरेंस। बगल में थी यंगर मिसेस दासगुप्ता। सर नोंग्रम भी काफ़ी यंग लग रहे थे। और सेकेंड रो के बिल्कुल एंड में खड़ी थी मिस ईरा सेन, हल्के रंग की साड़ी, हाथ में काला छाता और चेहरा वही चेहरा, नैना रॉय। ऋषन ने उस डॉक्यूमेंट की भी एक फ़ोटो ले ली। फिर उन्होंने उसी एनवेलप से एक और तस्वीर निकाली
ये ओल्ड लाइब्रेरी के पास ली गई थी। उस फोटो में नील बर्मन मिस ईरा सेन के बिल्कुल पास खड़ा था। नील की नज़र थोड़ी झुकी हुई थी और मिस ईरा सेन का हाथ उसके कंधे पर था। रिशन का गला सूख गया। 25 साल पहले का नील, वही मायूस आंखें, वही ब्लैंक एक्सप्रेशन, और उसके साथ खड़ी वो औरत जो आज मिस नैना रॉय के नाम से स्कूल में पढ़ाने आई थी। रिशन ने उसकी फ़ोटो खींच ली और जल्दी जल्दी पुराने एनवलप्स खोलने लगा। फिर 1987 के स्टाफ ग्रुप फोटोग्राफ में उन्होंने उसे फिर से देखा। इस बार नाम लिखा था मिस मैरी नोंग्रम, म्यूज़िक टीचर, टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट। हेयर स्टाइल अलग था, कपड़े अलग थे, नाम अलग था, लेकिन चेहरा वही था। रिशन जल्दी जल्दी फ़ोटोज़ खींचने लगा। 1978 मिस एलेनोर खारशिंग, टेम्प्रेरी लिटरेचर टीचर, वही चेहरा। फिर 2011 मिस तारा मारबानियांग। हर बार नाम अलग था, सब्जेक्ट अलग थे, डॉक्यूमेंट्स अलग थे, लेकिन चेहरा वही था। और अक्सर उसके पास एक स्टूडेंट खड़ा मिलता था। कभी क्वायर फोल्डर पकड़ी हुई कोई लड़की, कभी एनुअल डे फोटोग्राफ में एक लड़का। रिशन ने उन स्टूडेंट्स के नाम भी नोट करने शुरू कर दिए थे। मेरीना खारकोंगोर, अमित खारशिंग, 2011 के 2 स्टूडेंट्स और नील बर्मन। जितनी भी डॉक्यूमेंट्स यूज़फुल लग रही थी, नील उन सब की पिक्चर्स लेता गया। तभी कॉरिडोर के बाहर से एक हल्की सी आवाज़ आई। रिशन फ्रीज हो गया। फिर किसी ने बाहर से आवाज़ दी, सर। रिशन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मिस रॉय की आवाज़ थी। आई सॉ द लाइट। रूम में बिल्कुल खामोशी थी। फिर उनकी हल्की सी हंसने की आवाज़ सुनाई दी। You should not stay too long in old rooms, sir. पुरानी जगह है, लोगों को गलत चीज़ें याद दिला देती हैं। रिशन को डर के मारे पसीना आने लगा। डोर नॉब एक बार के लिए हिला और फिर रुक गया। कुछ सेकंड्स बाद उन्हें कॉरिडोर से दूर जाते हुए फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। रिशन ने तब तक अपनी सांस रोके रखी जब तक कि वो आवाज़ बिल्कुल दूर ना चली गई हो। उसके बाद उन्होंने नील की एक फ़ोटोग्राफ अपनी कोट पॉकेट में रखी। बाकी के एनवलप्स जल्दी जल्दी रफली अरेंज किए, लाइट बंद की और रिकॉर्ड्स रूम से बाहर आ गए। उस रात नील सीधा अपने घर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब स्कूल में रुकना शायद अनसेफ था। घर पहुंचते ही उन्होंने तुरंत एक चाय की कप चढ़ाई और अपना लैपटॉप खोला। बाहर अब भी बारिश हो रही थी। खिड़की के कांच पर पानी की लकीरें बन रही थीं। रिशन ने अपना फ़ोन लैपटॉप से कनेक्ट किया और सारी फ़ोटोज़ एक फ़ोल्डर पर ट्रांसफ़र कर दी और फ़ोल्डर का नाम रखा नैना रॉय। फिर उन्होंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। सबसे पहले नील बर्मन। कुछ पुराने एलुमनाई पोस्ट्स मिले, एक पुराना कंडोलेंस मैसेज, एक धुंधला सा न्यूज़पेपर क्लिपिंग का स्कैन और एक लाइन जिसे पढ़कर रिशन का हाथ कीबोर्ड पर ही अटक गया। नील बर्मन, former student of St. Aurelia's, passed away at the age of 28 after a prolonged illness. नील बर्मन, सेंट ओरेलिया का पुराना छात्र, 28 साल की उम्र में गुजर गया। रिशन कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को देखते रहे। फिर उन्होंने दूसरा नाम सर्च किया, मेरीना खारकोंगोर। पुराने स्कूल मैगज़ीन का एक स्कैंड PDF मिला। उसके आखिरी पेजेस में इन मेमोरियम सेक्शन था। मेरीना खारकोंगोर, बैच ऑफ 1987, डाइड एट 26। रीज़न साफ साफ नहीं लिखा था, सिर्फ लिखा था आफ्टर इलनेस। रिशन ने अगला नाम सर्च किया, फिर अगला नाम, फिर अगला। बहुत सारे नामों के प्रूफ्स डायरेक्टली नहीं मिल रहे थे। कुछ नाम लिंक्डइन पर थे, कुछ फेसबुक मेमोरियल पोस्ट्स में, कुछ पुराने न्यूज़पेपर आर्काइव्स में। कुछ नाम उन्हें स्टूडेंट रीयूनियन लिस्ट में दिखे, जहाँ नाम के आगे लेट लिखा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे पैटर्न बिल्कुल क्लियर होने लगा। 1978 की फ़ोटोग्राफ का लड़का 30 साल से पहले गुजर गया था। 1987 वाली लड़की मरीना 26 साल की उम्र में। 2000 का नील बर्मन भी 30 के पहले गुजर गया था। और 2011 के 2 स्टूडेंट्स, एक 28 साल की उम्र में और एक 27 साल की उम्र में। किसी को भी स्कूल के वक्त कुछ नहीं हुआ था, कोई भी अचानक गायब नहीं हुआ था। सबकी मौत स्कूल ख़त्म होने के कई साल बाद हुई थी, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग वजहों से। बीमारी, कमज़ोरी, सडन कोलैप्स, अननोन कंडीशन। रिशन जितना सर्च करते गए वो पैटर्न उतना ही क्लियर होने लगा। वो हर बार स्कूल में तब आती थी जब या तो पुराना स्टाफ बदल गया हो या तो पुराने टीचर्स इतने बूढ़े हो गए हों कि उन्हें ठीक से कुछ याद ना हो। वो रिटायरमेंट्स के बाद वापस आती थी, ट्रांसफ़र्स के बाद, रिजिग्नेशंस के बाद, डेथ्स के बाद।
जब स्कूल में उसे पहचानने वाला कोई ना बचा हो। हर बार एक नया नाम, हर बार एक नया डॉक्यूमेंट। रिशन ने नील वाली फ़ोटोग्राफ दोबारा उठाई। वो कैमरा की तरफ देख रहा था और उसकी आंखें बहुत थकी हुई थी, बिल्कुल एवन की तरह। अब रिशन को समझ आ गया था कि एवन सीएम सिर्फ बीमार नहीं है, उसके साथ ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगली सुबह शिलोंग में सफ़ेद धुंध छाई थी। बारिश कुछ घंटों के लिए रुक गई थी। छतों से पानी अब भी टपक रहा था। हवा में गीली मिट्टी की हल्की खुशबू थी। रिशन उस दिन स्कूल को जल्दी पहुंच गए। मिस नैना रॉय वहाँ पहले से मौजूद थी। वो सीनियर कॉरिडोर में क्लास 11B के बाहर खड़े होकर अटेंडेंस रजिस्टर में कुछ लिख रही थी। उनके पास डेस्क पर एक वुडन बॉक्स रखा था। पुराने स्कूल्स में रिशन ने कई तरह के चॉक बॉक्सेस देख रखे थे, लेकिन ये बॉक्स कुछ अलग था। काले रंग का पॉलिश्ड वुडन बॉक्स, कॉर्नर्स पर छोटे ब्रास फिटिंग्स, लिड पर पुराने स्क्रैचेस, लकड़ी पर एक डल सी चमक थी जैसे उसे कई सालों से कई लोगों ने छुआ हो। मिस रॉय ने बॉक्स खोला और उसमें से एक चॉक निकाला। एवन, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। सेकंड पेन से एवन ने सर उठाया। कम, बोर्ड पर टॉपिक का नाम लिखो। एवन धीरे धीरे खड़ा हुआ। वो बहुत कमज़ोर लग रहा था, जैसे कोई बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हो रहा हो। वो सामने आया और मिस रॉय के हाथ से चॉक ले ली। एक सेकंड के लिए एवन की उंगलियां बॉक्स के किनारे से टच हुई। रिशन ने देखा कि बॉक्स में उंगली टच होने के बाद एवन ऐसे चौंका जैसे कि उसे कोई झटका लगा हो। मिस रॉय ने डोरवे पर खड़े रिशन को देख लिया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस रॉय। क्लास 11B आज ड्रामेटिक रीडिंग्स प्रिपेयर कर रहा है। सो आई सी। वो हल्का सा मुस्कुराए और एवन की तरफ देखा। बोर्ड पर लिखते वक्त उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। रिशन मिस रॉय को ऑब्जर्व करने लगे थे, लेकिन अपना शक साफ साफ दिखाए बिना। मिस रॉय भी पहले की तरह पढ़ाती रही। उन्होंने रिशन को ऑफिशियली कोई भी एक्शन लेने का कोई मौका नहीं दिया। वो कभी कोई रूल्स ब्रेक नहीं करती थी, कभी किसी स्टूडेंट के साथ अकेली नहीं होती, कभी चिल्लाती नहीं, कभी किसी को डांटती नहीं, कभी कोई ऐसा काम नहीं करती कि किसी को भी कंप्लेन करने का कोई मौका मिल सके। और एक और बात, वो हमेशा वो वुडन चॉक बॉक्स अपने साथ रखती थी। वो चॉक बॉक्स हमेशा क्लास की डेस्क पर उनके पास होता था। स्कूल के बाद वो अपने साथ कैरी करके घर ले जाती। लाइब्रेरी में भी हमेशा अपने पास रखती। वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करती कि वो चॉक उसी बॉक्स से ले, सबको नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को। और वही स्टूडेंट्स धीरे धीरे बाद में बीमार लगने लगे थे। वही जो हमेशा थके हुए लगते, जिनकी आंखों की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। एवन की हालत सबसे तेज़ी से ख़राब हो रही थी और रिशन को समझ आ गया था कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उस शाम रिशन ने घर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि आज वो मिस नैना रॉय का पीछा करके देखेंगे, ताकि पता चले कि मांजरा क्या है। शाम तक बारिश वापस से तेज़ हो गई। स्कूल धीरे धीरे खाली होने लगा। टीचर्स स्टाफ रूम से अपने अपने बैग्स लेकर निकलने लगे। रिशन अपने ऑफिस में बैठे रहे। उनकी नज़र बार बार खिड़की से सीनियर ब्लॉक की तरफ जा रही थी। लगभग 5 बजे मिस नैना रॉय क्लास 11B से बाहर निकली। उनके हाथ में वही काला रंग का वुडन चॉक बॉक्स था। वो सीनियर ब्लॉक के साइड कॉरिडोर से गुजरी, चैपल के पीछे वाले पुराने स्टोन स्टेप्स उतरकर लोअर कॉम्पाउंड की तरफ बढ़ गईं। रिशन ने जल्दी से अपनी कोट उठाई और बिना आवाज़ किए अपने ऑफिस से बाहर निकल गए। मिस रॉय आगे आगे चल रही थी। रिशन दूरी बरतते हुए उनका पीछा कर रहे थे। उन्हें बार बार लग रहा था कि वो अब पीछे मुड़ के देख लेंगी। स्कूल के लोअर बाउंड्री के बाद एक पुराना रास्ता था जिसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। पुराना स्टाफ कहता था कि ब्रिटिश टाइम में ये रास्ता किसी ओल्ड बंगलो तक जाता था, लेकिन अब उस रास्ते में जंगली घास उगाई थी, स्टोन्स अनइवन हो गए थे और खासी पाइन के पेड़ दोनों तरफ से उस रास्ते में झुके हुए थे। मिस रॉय उसी रास्ते पर मुड़ गई। रिशन कुछ पल के लिए तो रुक गए। आगे बारिश और धुंध के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, पर उन्होंने हिम्मत की और आगे बढ़ गए। रास्ते की मिट्टी नरम थी। रिशन के जूते बार बार मिट्टी में फंस रहे थे। दूर कहीं से चर्च बेल की आवाज़ आ रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद शहर की आवाज़ें बिल्कुल कम हो गई। अब बस बारिश की आवाज़ आ रही थी, पेड़ों से गिरता पानी और नीचे कहीं ड्रेन्स की आवाज़। मिस रॉय रास्ता छोड़कर पेड़ों के बीच से नीचे की तरफ उतरने लगी। रिशन ने उनका पीछा किया।
यहाँ बहुत फिसलन थी। मिट्टी और पत्थर की मिली-जुली सौंधी खुशबू हवा में भर गई थी और मिस रॉय का पीछा करते करते थोड़ी देर बाद उन्हें एक काला सा गुफा दिखाई दिया। मिस रॉय बिना रुके उसके अंदर चली गई। रिशन ने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाते ही बारिश की आवाज़ बिल्कुल हल्की हो गई। गुफा की दीवारें गीली थी, कहीं से पानी टपक रहा था। रिशन धीरे धीरे आगे बढ़े, फ्लैशलाइट को नीचे रखते हुए, पर उनकी लाइट किसी छोटी सी चीज़ पर पड़ी, पुराना स्कूल बैज। रिशन ने उसे हाथ नहीं लगाया। थोड़ा आगे एक हेयर रिबन पड़ा था, फिर एक पुराना आईडी। रिशन की सांसें तेज़ हो रही थी। वो और अंदर गए। गुफा थोड़ी चौड़ी हो गई थी। वहाँ अलग अलग जगह पुरानी नोटबुक्स, टूटे हुए ट्रॉफी, स्कूल की पुरानी तस्वीरें, रिपोर्ट कार्ड और टाइज पड़े थे। कुछ चीज़ें इतनी पुरानी थी कि उनका रंग धीरे धीरे बिल्कुल फेड हो गया था। रिशन की नज़र एक लाल रंग की नोटबुक पर पड़ी। नोटबुक का कलर फेड होकर धीरे धीरे भूरा हो गया था, लेकिन रिशन उसे पहचान गए। ये नील की नोटबुक थी। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने नोटबुक उठाई। कुछ कुछ पन्ने पानी से ख़राब हो गए थे, लेकिन एक पेज पर एक वाक्य अभी भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। शी सेज़ आई हैव मोर ईयर्स देन आई नीड। वो कहती है कि मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़िंदगी बाकी है। रिशन की आंखें बड़ी हो गई। तभी गुफा के अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई, बॉक्स खुलने की। रिशन ने तुरंत अपनी फ्लैशलाइट बंद कर दी। हर तरफ अंधेरा छा गया। आगे दीवार के पास से एक हल्की सी रोशनी आई। रिशन धीरे से एक बड़े से पिलर के पीछे छुप गए और फिर देखने लगे। मिस रॉय उनकी तरफ पीट करके एक पुराने आईने के सामने खड़ी थी। उनके सामने वही ब्लैक वुडन चॉक बॉक्स रखा था। पहले आईने में उनका चेहरा सुंदर दिखाई दे रहा था, फिर अचानक बाहर बिजली कड़की और उस क्षण रिशन ने आईने में कुछ और देखा। आईने में मिस नैना रॉय नहीं थी। वहाँ एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी कमर झुकी हुई थी, बाल सफ़ेद थे, चेहरा बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था, आंखें अंदर धंसी हुई थी और हर तरफ झुर्रियाँ। रिशन के कदम अपनी जगह जम गए। मिस रॉय ने धीरे धीरे चॉक बॉक्स खोला। उसके अंदर से एक हल्की सफ़ेद धुंध बाहर आई। वो सफ़ेद धुंध मिस रॉय के चेहरे के बिल्कुल पास गई। उन्होंने गहरी सांस ली और आईने में खड़ी वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे एक खूबसूरत युवती बन गई। रिशन को उस पल ठीक ठीक समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वो बहुत डर गए थे और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनका जूता एक छोटे से पत्थर से टकराया और वो आवाज़ पूरे गुफा में गूंज उठी। मिस रॉय ने आईने से नज़र नहीं हटाई, थोड़ा मुस्कुराई और बोली, रिशन सर। रिशन का खून जम गया। उन्होंने भागने के लिए मुड़ना चाहा। तभी मिस रॉय की फिर से आवाज़ आई, आपको यहाँ तक पहुँचने में 25 साल लग गए। रिशन अब एक सेकंड भी नहीं रुके। वो तुरंत मुड़े और गुफा की बाहर की तरफ भागे और भागते हुए उन्हें मिस रॉय की हल्की सी हंसी गुफा के अंदर से गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। वो हंसी बहुत ही खौफनाक थी। रिशन बारिश और पत्थर में फिसलते हुए ऊपर चढ़े और बिना पीछे देखे स्कूल की तरफ भागते रहे। फिर बदहवास होकर अपने घर पहुंचे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किससे बात करनी चाहिए। फिर उन्हें अचानक याद आया कि एक आदमी था जो शायद उनकी बात पर विश्वास करेगा। उस रात रिशन सेंट गैब्रियल्स चर्च पहुंचे। चर्च के पीछे ओल्ड पैरिश हाउस था। ज़्यादातर लाइट्स बंद थी। सिर्फ एक खिड़की से बारिश के बीच पीली सी रोशनी बाहर आ रही थी। फादर डोमिनिक मार्बानियंग 91 साल के थे, यानी 91 ईयर्स के। वो केन का सहारा लेकर चलते थे, लेकिन अब भी बहुत तेज़ थे। चर्च की फुल सर्विस में आने से पहले वो सेंट ओरेलिया में हिस्ट्री पढ़ाते थे। रिशन ने फ़ोटोग्राफ्स टेबल पर रख दी। फादर डोमिनिक ने एक एक कर सारे फ़ोटोग्राफ्स को देखा। फिर रिशन ने उन्हें सब कुछ बता दिया। फादर काफ़ी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने 1978 वाली फ़ोटो पर उंगली रखी। मैंने इसे देखा था, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। मिस एलिनोर खारशिंग?
फादर डोमिनिक ने हामी में सर हिलाया। टेम्पररी लिटरेचर टीचर, बहुत पोलाइट, स्टूडेंट्स की फेवरेट। फिर क्या हुआ था फादर? कई सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे थे। फिर किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? फादर डोमिनिक की आंखों में गिल्ट दिखाई दिया। मैं तब सिर्फ एक यंग हिस्ट्री टीचर था। मेरे पास न तो कोई प्रूफ था न तो कोई अथॉरिटी। स्कूल ने बात को वही दबा दिया और उससे कुछ भी क्वेश्चन करने से पहले ही वो स्कूल छोड़कर चली गई। फिर क्या हुआ? और फिर कुछ साल में वो स्टूडेंट्स गुजर गए। जब तक वो स्टूडेंट्स गुजरते तब तक मैं स्कूल का कनेक्शन चला गया था। किसी को ये नहीं लगा कि स्कूल ईयर्स में कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बाद में गुजर रहे हैं। रिशन ने बाकी फ़ोटोग्राफ्स फादर डोमिनिक के सामने बिछा दिए और कहा, फिर वो वापस आती रही, हर बार एक नए नाम से। फादर डोमिनिक ने कुछ पल सोचा, यानी कि मैं ये सब इमेजिन नहीं कर रहा था। फिर वो धीरे से उठे और रूम के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी से एक डार्क ब्राउन किताब बाहर निकाली। किताब का नाम था नोट्स ऑन हिल स्पिरिट्स एंड पैरिश अकाउंट्स 1898 to 1931। रिशन ने किताब की तरफ देखा। ये क्या है? पुराने नोट्स, फादर डोमिनिक ने कहा। मिशनरीज, लोकल प्रीस्ट्स, विलेज अकाउंट्स। इसमें लिखी हर चीज़ पर बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ लोगों ने सब कुछ लिखा है जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो। उन्होंने किताब टेबल पर रखी और ध्यान से पढ़ने लगे। कुछ नोट्स अंग्रेज़ी में थे, कुछ जगह मार्जिन्स में खासी शब्द लिखे हुए थे। फिर फादर डोमिनिक पेज पलटते पलटते एक पेज पर रुक गए। पेज पर एक रफ स्केच बनी हुई थी, किसी औरत की, झुकी हुई कमर, लंबे बाल और उसके हाथ में एक छोटा सा वुडन बॉक्स। रिशन ने वो छवि देखी और अचानक बोल उठे, फादर, ये वही औरत है जिसे मैंने गुफा में देखा था। फादर ने धीरे धीरे पैसेज पढ़ना शुरू किया। पहाड़ों की सदियों पुरानी कहानियों में ऐसी शक्ति को कासवीड कहते हैं, जो एक किस्म की चुड़ैल या डायन होती है। लेकिन ये किसी आम चुड़ैल जैसी नहीं होती। ये धीरे धीरे एक इंसान की बची कुची ज़िंदगी खींच लेती है ताकि वो खुद को अमर रख सके, और उसे एक वेसल में संजो लेती है। एक ऐसी चीज़ जिसे यह हमेशा अपनी साई की तरह अपने पास रखती है। रिशन ने उस धुंधले से स्केच को देखा और उसके मुंह से एक ही वर्ड निकला, चॉक बॉक्स। फिर फादर डोमिनिक ने किताब बंद कर दी। रिशन कुछ पल चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हमें वो बॉक्स डिस्ट्रॉय करना होगा। फादर डोमिनिक ने अब उनकी तरफ देखा। जब तक वो बॉक्स सलामत है वो वापस आ सकती है। उसकी ताकत उस चॉक बॉक्स में ही है। उसकी सारी चुराई हुई जिंदगियाँ उस बॉक्स में है। अगर उस बॉक्स को ही तबाह कर दिया जाए तो ये साइकिल टूट सकता है। हम शायद इस कासवीड को रोक सकते हैं। एक काम करो, तुम पुलिस बुला लो, या फिर हम बोर्ड को इन्फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम कल स्कूल को बंद कर सकते हैं। रिशन ने फादर डोमिनिक की तरफ देखा और कहा, कल तक एवन को कुछ हो गया तो? फादर डोमिनिक चुप थे। रिशन अपने चेयर से उठे, नील की फ़ोटो अपनी कोट से बाहर निकाली और कहा, इस बार मैं देर नहीं करूँगा। बाहर बारिश और तेज़ हो गई थी। रास्ते पर मिट्टी घुटनों तक गीली थी। दूर कहीं बिजली कड़कने की आवाज़ गूंजी। रिशन चलते चलते अब उसी गुफा के सामने खड़े थे। उन्होंने फ्लैशलाइट ऑन की और अंदर चले गए। उन्हें स्कूल की वही सारी पुरानी चीज़ें दिख रही थी। स्कूल के रिबन्स, बैजेस, रिपोर्ट कार्ड्स, ओल्ड फोटोग्राफ्स। नील की नोटबुक अब भी वहीं पड़ी थी, पर अब उन्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, वो चॉक बॉक्स। वो पीछे मुड़े और उन्हें वहाँ मिस नैना रॉय दिखाई दी, जैसे कि वो रिशन का ही वेट कर रही हो। मिस रॉय धीरे से मुस्कुराई। फादर डोमिनिक ने क्या कहा? रिशन रुक गए। उन्हें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मिस रॉय ने खुद ही कहा, बॉक्स तोड़ दो और सब खत्म। उनके चेहरे की वो डरावनी मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। उन्होंने यही कहा ना। रिशन ने अपनी पॉकेट से एक भारी पेपर वेट निकाला। डर लग रहा है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तेजी से भागते हुए बॉक्स के पास पहुंचे। मिस नैना ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रिशन ने उनकी कलाई पकड़ ली। मिस रॉय का हाथ
बर्फ जैसा ठंडा था। उन्होंने रिशन को इतनी जोर से धक्का दिया कि रिशन का सर गुफा की पथरीली दीवार से जोर से जा टकराया। उनके कंधे में थोड़ी चोट लगी। मिस रॉय ने बॉक्स उठा लिया। तुम कुछ नहीं कर सकते। और एक डरावनी हंसी हंसते हुए किसी छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ गई। रिशन ने सीधा उनकी तरफ देखा। रिशन ने अपनी फ्लैशलाइट उनकी आंखों पर मारी और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, रिशन तेजी से आगे बढ़े और पूरी ताकत से वो बॉक्स उनके हाथ से छीन ली। जैसे ही उनकी उंगलियां बॉक्स पर पड़ी, गुफा की सारी आवाजें बंद हो गईं। फिर बॉक्स के अंदर से धुंध निकली सीधा उनके हाथों में। रिशन ने अपने दांत भींच लिए और मिस रॉय जोर से चीखी। उन्होंने बॉक्स को पत्थर पर जोर से मारा। उसी वक्त पूरी गुफा जैसे एक पल के लिए बिल्कुल हिल गई हो। बॉक्स के अंदर से सफेद धुंध निकलने लगी और उस धुंध के साथ आवाजें भी आईं। स्कूल बेल्स की, बच्चों की हंसी, किसी की रोती हुई आवाज और फिर नील की आखिरी दिन की आवाज। फिर उन्होंने पूरी ताकत से उस पेपर वेट को बॉक्स पर मारा। बॉक्स का लिड टूट गया। गुफा के अंदर एक ऐसी चीख गूंजी जैसे कई आवाजें साथ में निकल रही हों। वो सफेद धुंध एक झटके में रिशन के चेहरे पर आ गई। उन्होंने पीछे हटना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धुंध उनके मुंह और नाक से अंदर जाने लगी थी। रिशन घुटनों के बल गिर पड़े। उनके हाथ बदलने लगे। उनके चेहरे पर झुर्री पड़ने लगी। उनकी नसें उभर आई। उंगलियां कांपने लगी। उनके बाल सफेद होने लगे। मिस रॉय चीख रही थी, लेकिन अब मिस रॉय की आवाज बदल रही थी। आईने में उनका बूढ़ा चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। रिशन ने टूट चुके बॉक्स को दोनों हाथों से उठाया। बॉक्स अब भी हिल रहा था, जैसे कि वो जिंदा हो। रिशन खड़े होने की कोशिश करने लगे। उनकी कमर झुक गई थी। सांस फूल रही थी। पैरों में ताकत नहीं बची थी। मिस रॉय उनके पीछे रेंगती हुई आई। अब वो चल नहीं पा रही थी। Give it back. वापस करो उसे। It's mine. मेरा है वो बॉक्स। रिशन ने तुरंत गुफा के नीचे वाले पानी के बहाव में उस बॉक्स को गिरा दिया। वो बॉक्स पहले पत्थर से टकराया और फिर करंट में डूबता चला गया। पूरी गुफा कांप उठी। आईना टूटकर कई हिस्सों में बिखर गया। मिस रॉय इतनी जोर से चीखी कि रिशन ने अपने कान बंद कर लिए। मिस रॉय की बॉडी कंटोर्ट होने लगी थी। अब धीरे धीरे मिस नैना वही पुरानी क्रीचर बनती जा रही थी जिसकी छवि उस किताब में थी। अब पूरे गुफा में अंधेरा था। रिशन गुफा की दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठ गए। उनके हाथ अब एक बूढ़े आदमी के हाथ की तरह दिख रहे थे। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन वो वहाँ रुक नहीं सकते थे। उन्हें स्कूल वापस जाना था, लोगों को बताना था, उन्हें वार्न करना था। रिशन धीरे धीरे पत्थर का सहारा लेकर खड़े हुए। बाहर बारिश अब भी बहुत तेज़ हो रही थी। इसी तेज़ बारिश में वो गुफा से बाहर निकले। उन्हें रास्ता याद था, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। हर कदम पर उनका बैलेंस बिगड़ जाता। कई बार वो फिसलते फिसलते बचे। एक बार वो सीधे घुटने के बल मिट्टी पर गिर गए, लेकिन वो बार बार उठे और आगे बढ़ते गए। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें स्कूल की लाइट ऑन दिखाई दी। वो लाइट धुंध के अंदर से आ रही थी, बहुत ही फेंट। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें पहले पहचाना नहीं। उसे बस एक बूढ़ा सा आदमी दिखा, बारिश में भीगा हुआ, कांपता हुआ सा, सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर। कौन? गार्ड ने पूछा। रिशन ने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आई। फिर गार्ड की नज़र उनके कोट पर गई। प्रिंसिपल का कोट। प्रिंसिपल सर? रिशन ने बस गेट की तरफ इशारा किया। गार्ड ने भाग कर गेट को खोला। रिशन धीरे धीरे स्कूल के अंदर गए और सीधा अपने ऑफिस आ पहुँचे। उन्होंने अपना ड्रॉर खोला और एक ब्लैंक शीट निकाली। पेन पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। उनकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे लिखा, द वुमन हु चेंजेस हर नेम। वो औरत जो हर बार अपना नाम बदल देती है। चेक द फोटोग्राफ्स चेक करो। डोंट लेट द चिल्ड्रन स्टे बैक अलोन। किसी बच्चे को स्कूल में अकेला मत छोड़ो। फिर वो रुक गए। उनकी सांस हल्की हो गई।
उन्होंने नीचे एक और लाइन लिखने की कोशिश की, द बॉक्स, लेकिन लाइन वो कंप्लीट नहीं कर पाए। उनके हाथ से वो पेन गिर गया। ऋषण चेयर पर पीछे टिक गए। उनकी आंखें बंद हो गईं। सुबह मिसेस खारपुरी असेंबली की प्रेपरेशन के लिए स्कूल जल्दी आई। प्रिंसिपल ऑफिस की लाइट ऑन थी। पहले उन्होंने सोचा कि शायद रात को कोई लाइट ऑफ करना भूल गया होगा। फिर उन्होंने अंदर देखा। डॉक्टर ऋषण लिंगडॉ अपने चेयर पर बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया था। उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। वो एक बूढ़े आदमी की तरह दिख रहे थे। मिसेस खारपुरी चीख पड़ी। स्टाफ दौड़ कर आया। किसी को समझ नहीं आया कि एक रात में ये प्रिंसिपल इतने बूढ़े कैसे हो गए। टेबल पर फोटोग्राफ्स अरेंज की हुई थी। हर फोटो में एक ही युवती थी, अलग अलग नाम, वही चेहरा, और उनके बीच ऋषण का नोट पड़ा था। उसी दिन एवन का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। बाकी स्टूडेंट्स भी रिकवर करने लगे। स्कूल बोर्ड ने रिपोर्ट क्लोज कर दी। मिस नैना रॉय कभी स्कूल वापस नहीं आई। रिकॉर्ड्स रूम को परमानेंटली लॉक कर दिया गया। कुछ महीने बाद मेघालय के एक छोटे से टाउन में, एक पुराने सेकेंडरी स्कूल में एक नई इंग्लिश टीचर आई। उनका नाम रजिस्टर में लिखा गया, मिस ईरा खोंगवीर। और उस दिन से उस स्कूल के बच्चे धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे, बीमार होने लगे, उनके स्कोर्स ख़राब होने लगे। और हर सुबह असेंबली में मिस ईरा खोंगवीर पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती थी। तो ये थी आज की कहानी। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाने के लिए। हमारी कम्युनिटी, हमारी फैमिली में अब 1000 लोग पहुँच चुके हैं। अगर आपके पास कोई कहानी है जो आप मुझे सेंड करना चाहते हैं, आप मुझे भेजें rahsyafiles123@gmail.com पर। और मैं आपसे मिलूँगी अगले थर्सडे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।